So we have understood how to find position of center of mass. अब once you know the position of a particle, how you find the displacement? It is change in position of the particle. नहीं? तो अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर सारे मासेस अपनी जगह बैठे हुए हैं, घूम फिर नहीं रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा। अगर सारे मासेस मूव करने लगे, जैसे हम लोग अभी अपने अपने जगह पे बैठा हुआ है, तो हम लोगों का सारे का सेंटर मास किसी एक जगह है। मान लो तुम उधर भाग जाओगे, ये उधर भाग जाएगी, मैं इधर भाग जाऊंगा, तो सेंटर मास का पोजीशन भी बदल जाएगा। सो व्हेन इंडिविजुअल मासेस चेंज देयर पोजीशंस, हाउ द सेंटर मास चेंजेस इट्स पोजीशन, उसका कुछ रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आएगा उसको लिखेंगे। बाकी चीज में समझाऊंगा कैसे हुआ वो स्टेटमेंट, क्योंकि कभी भी कोई आपको नहीं पूछेगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे करके नहीं पूछेगा। कैसे हुआ बताता हूँ, फाइनली फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। तो हम अब जानना चाहते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सोचो कि समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सपोज कोई एक लाइन है, रेफरेंस लाइन है, यहाँ पर कोई मास m1 रखा हुआ था, यहाँ पर कोई एक मास m2 रखा हुआ था, यहाँ पर कोई एक मास m3 रखा हुआ था। तो ये जो सारे मासेस है, इनका सेंटर मास इसी लाइन पे ही कहीं ना कहीं होगा। कहाँ मालूम नहीं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं ना कहीं होगा। अगर ये मास चला गया इधर को बाय ए डिस्टेंस x1, ये मास इधर को चला गया बाय डिस्टेंस x2, ये मास इधर चला गया बाय डिस्टेंस x3, सब नए पोजीशन पे आ गए, तो क्या सेंटर मास जहां था वही रहेगा? वो तो बदल जाएगा। सेंटर ऑफ मास का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? अब ये सारे का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हुआ है नहीं? हो सकता है कि इधर को गया x1, ये इधर को गया x2, ये इधर को गया x3, ऐसे भी हो सकता है। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अब एक मास कहाँ है? यहाँ पे। ये मास कहाँ है? यहाँ पे। ये मास कहाँ है? यहाँ पे। तो ये तीनों मास जो नए नए पोजीशन में आए हैं, ये मास जो यहाँ से निकल के यहाँ पर आया है, ये मास जो यहाँ से निकल के कुछ ये यहाँ पर आया है, सारे मास अपना अपना पोजीशन बदल चुके हैं। ये मास यहाँ से निकल के यहाँ पर आया है, ये सारे मास अपना अपना पोजीशन बदल चुके हैं। तो आप हो गए सेंटर ऑफ मास भी तो अपना पोजीशन बदल लिया होगा। तो सेंटर मास कितना दूर गया होगा? कितना दूर गया होगा? पहले तो यहाँ पे था, इस लाइन पे, अब यहाँ पे कहीं होगा। ये तीनों का सेंटर मास जहाँ है, मान लो कि ये तीनों का सेंटर मास कुछ यहाँ पे सपोज, तो सेंटर ऑफ मास कितना दूर गया है? यहाँ पर गया है। तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये पहले सेंटर मास इस लाइन पे था, वो गया है इतना। समझ में आ रहा है? So when individual masses m1, m2, m3 undergo displacements x1, x2, x3, the displacement of center of mass can be found as x. कोई पूछेगा what is the displacement of center of mass, आपको होगी ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस मतलब पहले सेंटर मास इसी लाइन पे था, अब ये तीनों का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कहाँ पे? निकालो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। वही तो फॉर्मूला है कि नहीं? वो x1 लिखने से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं कहूंगा कि dx1 डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हुआ है उसका, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx1, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx2 और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx3। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. सब कुछ समझ में आया? तो मैं क्या कहूँ, मैं अगर कहूँगा कि if masses m1, m2, m3 etc. of a system undergo displacements dx1, dx2, dx3 etc., then the displacement of center of mass is given by m1 dx1। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये सेंटर मास यहाँ से यहाँ पर आ गया ना। Yes, sir. ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस पता करो। कैसे पता करेंगे? इनका सेंटर मास कहाँ है पता चल जाएगा। तो इनका सेंटर मास कितना है, कहाँ है? m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. ये कंफ्यूजन लग रहा है? ऑनलाइन वालों को सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो क्या याद रखना है? Where masses m1, m2, m3 etc. of a system undergo displacements,
कितना डिस्प्लेसमेंट dx1, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है, चाहो तो वेक्टर लिख सकते हो, dx1, dx2, dx3 एटसेट्रा respectively then displacement of center of mass is displacement of center mass कितना होगा, क्या होगा फॉर्मूला बताओ, is dx, that is m1 dx1 plus m2 dx2 and so on, सबका जोड़ो, नहीं, displacement of center of mass is given by m1 dx1, m2 dx2 etc. divided by m1 plus m2 plus m3 and so on. कितना सिंपल है, समझ में आ रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है कि सिस्टम में m1, m2, m3 etc. are changing their positions, then the change in position of center of mass is given by this formula. जिसको चाहो तो आप कुछ प्यार से ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई समेशन ऑफ एम आई। समझ में आया? Yes, कोई डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। और कैसे ये फॉर्मूला आया वो भी समझ में आया, कोई आपको नहीं पूछेगा कैसे ये फॉर्मूला आया, आपको समझ में तो आ गया ना। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक इन योर ब्रेन, मतलब जो भी चीज़ आप जानते हो उसका कुछ फाउंडेशन नीचे है। हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे कि इंडिविजुअल मासेस आर डिस्प्लेस्ड, तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट ये होता है। क्यों होता है बताना जरूरी है, हर उस चीज़ का क्यों बताना जरूरी है जो कोई लॉ नहीं है। अगर लॉ है तो उसका क्यों नहीं बता सकते, वो ऐसा होता है भगवान की माया है। एनीथिंग, एनी स्टेटमेंट विच इज नो एक्सप्लेनेशन इज ए लॉ। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, व्हाई? नो वन नोस, इवन गॉड नोस, डजंट नो, समझ में? तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी। समझ में? एफ इज इक्वल टू एम ए क्यों होता है कोई नहीं मालूम, ये कोई लॉ है क्या? नहीं, इसका प्रूफ है ना। अगर मास कांस्टेंट है तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ए फर्दर एम इनटू ए नहीं होता है, जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स देंगे वो एक्सीलरेट करेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन से आगे पढ़ने वाले, हम फोर्स भी देंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी में भी जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो उसका आधा पार्ट आपको पढ़ाया जाता है, आधा छोड़ दिया जाता है, हम लोग देखेंगे उसको। तो क्या ये आपको समझ में आया? कंक्लूजन में हम सीधा इतना लिखना चाहेंगे, dx इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi dxi। अब ये बन गया फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है। फॉर्मूला कैसे बना उसका बैकग्राउंड डिस्कशन कर लिए। कोई बताएगा क्या, व्हाट इज dx? व्हाट इज dx? डिस्प्लेसमेंट ऑफ center of mass. What is dx1 और dxi? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mi। mi का सेंटर मास कितना आगे गया? क्या बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज दिया है 3 masses, इधर क्यों लिखेंगे, विल गो फॉर अदर पेज। एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोग आंसर बताना। क्वेश्चन क्या है? 3 masses, 5 kg, 2 kg and 3 kg are along x axis। कहाँ है मालूम नहीं। with center of mass at
something like say it is 20 centimeter, 0. सेंटर ऑफ मास किसी जगह है, मासेस एक्स एक्सिस में रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ा है। हो सकता है क्योंकि वो मासेस कहाँ रखे हो तो जानकर नहीं, कहीं भी रख सकते हैं, एक्स एक्सिस में है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हुआ 20 सेंटीमीटर, 0. एक्स एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट लो तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो गए, तो सबको मालूम है। 5 kg was they were given displacements, they were displaced or given displacements, they मतलब masses, given displacements of 4 cm to right, 8 cm to left, and और कितना 3 kg, it is 5 cm to right respectively। हो गया, सारे मासेस को ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया। फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का नया पोजीशन क्या होगा? वाओ, क्या आपको पहले क्वेश्चन समझ में आया? बताओ जी। यस सर। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 3 मास कहाँ रखे थे मालूम नहीं है, उनका सेंटर मास एक जगह पड़ा था, तीनों को इधर उधर कर दिया। अब बताओ सेंटर मास नया जगह कहाँ होगा, है ना? चलिए मैं करता हूँ, मिलके करते हैं, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ये था हमारा, सपोज हम कहेंगे ये था एक्स एक्सिस। कहाँ पर मासेस रखे हुए थे क्या मालूम, कहाँ पे रखे हुए थे? ये यहाँ पर था 5 kg और यहाँ पर था कुछ शायद 2 kg एंड 3 kg, यहाँ पर था 2 kg और यहाँ पर था 3 kg। ऐसे करके मासेस रखे हुए थे। ये था 2 kg, ये था 3 kg और ये था 5 kg। कैसे दिए? अच्छा, ये पूरे का सेंटर मास कहाँ था? पूरे का सेंटर मास कहाँ था? पूरा का सेंटर मास किसी एक जगह था, किसी एक जगह था। कहाँ पर था? 20, 0 कहीं ना कहीं था। तो क्योंकि जगह की कमी है तो हम ही क्यों कंजूसी करें, इसको थोड़ा ले आते, इसको थोड़ा इधर ले आते, बस। मान लो कि सेंटर मास कहीं था, हो सकता है यहाँ था। 20, 0 कहाँ है वो भी हमें मालूम नहीं, फिर भी क्या आप गेस कर सकते हो वो जो सेंटर मास होगा वो कहाँ पे होगा? ये 2 और 3 के बीच में होगा या 2 और 5 के बीच में होगा कि कहाँ पे होगा? थोड़ा गेस करो, क्योंकि दोनों मिलके 5 है ना। इनका जो 5 kg है वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा। ये 5 हुआ, ये 5 हुआ, तो इन दोनों 5 के बीच में कहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा। इतना तो गेसिंग होना चाहिए, उतना ही पूछ लेंगे। बताओ वेयर द सेंटर ऑफ मास इज टू द राइट ऑफ 3 kg, बिटवीन 2 and 3 kg, बिटवीन 2 and 5 kg, टू द लेफ्ट ऑफ 5 kg। तो बिटवीन 2 and 5 kg समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? फिगर से समझ में आ रहा है। तो सेंटर मास कहीं यहाँ पे था, लेकिन उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। बोल रहा है कि ये जो मासेस थे उनको कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया गया। 4 सेंटीमीटर टू राइट, 8 सेंटीमीटर टू लेफ्ट एंड 5 सेंटीमीटर टू राइट। 4 सेंटीमीटर टू राइट, इसको दिया गया 8 सेंटीमीटर टू लेफ्ट, और इसको दिया गया 5 सेंटीमीटर टू राइट। ये दिया गया 4 सेंटीमीटर में, ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये दिया गया 5 सेंटीमीटर। ये दिया गया 5 सेंटीमीटर टू राइट। मतलब M1 अगर मैं लेता हूं 5 kg तो क्या लिखूंगा मैं dx1 के बारे में? इधर को 4 सेंटीमीटर है ना, तो क्या लिखेंगे? 4 पॉजिटिव ले लेते हैं। और M2 में लेता हूं 2 kg तो उसका डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखूंगा? बताओ बताओ। -8 सेंटीमीटर। यस, आपने आपको अनम्यूट करके रखो। ये अगर M3 में लेता हूं 3 kg और म्यूट योरसेल्फ एंड टेल, हाँ, तो dx3 में क्या लिखूंगा?
5 centimeters. +5 और -5? +5. +5। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा, क्या करेंगे? सुबह सुबह नींद नहीं खुला है, हैंगओवर है, रात में कुछ, कल संडे था ना, जोर से खाए होंगे। हाँ, राउरकेला के लोग संडे में जोर खाते हैं नहीं? क्या क्या हैवी खा लेते हैं और सुबह तक हैंगओवर में निकलता होगा। तो ये हो गया। तो अगर ये सारे मासेस ऐसे ऐसे गए तो हम कहेंगे dx, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या? इट इज m1 dx1, m2 dx2, m3 dx3। अब यहां पर 3 मास थे, 4 होते तो और भी जोड़ते, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या कोई मुझे बताएगा क्या आ रहा है? वो मैथमेटिकल वर्क नहीं करेंगे, आप लोग वैल्यू डालो और बताओ। m1 5 इंटू 4 20, 2 इंटू -8 -16, 20 -16 हो गया 4, 3 इंटू 5 की 1.9 आ रहा है। आया क्या? हाँ, वो सब करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो फीस में लिया हो फिजिक्स का। हो गया, ये हो गया 1.9 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव आंसर आया है ना? तो किधर को क्या होगा? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। ऑलरेडी पहले कहां पे था? 20 सेंटीमीटर में, अभी क्या हो जाएगा? 21.9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास, न्यू पोजीशन ऑफ, ओल्ड पोजीशन ऑफ center of mass is 20 centimeter, 20, 0. Displacement is कितना? It is 1.9 along x-axis, 1.9 centimeter, and 1.9 centimeter along positive x-axis. So, new position of center of mass is equal to 21.9, 0. समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल मासेस अपनी जगह बदल रहे हैं तो सेंटर मास भी अपनी जगह बदल रहा है ना? बढ़िया। तो ये 3 नहीं 4 मास होते तो आपको कोई तकलीफ था क्या? नहीं, 5 होते कोई तकलीफ नहीं था। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम इंडिविजुअल मासेस का पोजीशन बदल रहे हैं, जब हम इंडिविजुअल मासेस का पोजीशन बदल रहे हैं, कोई जरूरी है सेंटर मास मूव करेगा? हो सकता है हम तीनों मास को एक तरफ ले लिए, एक को दूसरा इधर ले लेंगे, तो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव मिलके वो mi dxi में पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 हो जाए, है ना? एक मिनट थोड़ा। तो कहने का मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इंडिविजुअल मासेस को ऐसे डिस्प्लेस करेंगे कि सेंटर मास जहां था वहीं रह जाएगा।
मान लो यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक मास रखा हुआ है। अब इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसको डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर मास डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा इसको इधर ले आएंगे, थोड़ा इसको इधर ले आएंगे, हो सकता है कि ये पेन फिर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब सेंटर मास जहां था वही रहा। तो कोई जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल मासेस अगर अपना जगह बदलेंगे तो सेंटर मास बदलेगा, बदल सकता है, नहीं भी बदल सकता है कि नहीं। तो क्या लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इफ थ्योरी है, इफ बाय changing the position of individual masses the center of mass of a system does not change, then displacement of center of mass is zero। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? जीरो, है कि नहीं? अगर हम इंडिविजुअल मासेस को बदलने के बावजूद सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता है तो आप क्या हो गए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। मतलब dx इज जीरो, मतलब समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi इज इक्वल टू जीरो। और समेशन ऑफ mi तो एक मास है, इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो भी जीरो हो गया। तो कंडीशन क्या हो गया? इंप्लाइज समेशन ऑफ mi dxi इज इक्वल टू जीरो। मतलब हर एक मास उसका करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ देंगे वेक्टोरियली तो इट विल बी कमिंग आउट टू बी जीरो। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया। m1 dx1 प्लस m2 dx2 प्लस m3 dx3 अगर जीरो हुआ तो हम कहेंगे m1 m2 m3 को dx1 dx2 dx3 डिस्प्लेसमेंट देने के बावजूद सेंटर ऑफ मास में कोई बदलाव नहीं आया, जहां था वहीं पड़ा है। क्या बात समझ में आ रहा है? नाउ स्पेसिफिक केस के लिए फॉर ए टू मास सिस्टम हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक मास रखा हुआ है m1, यहां पर कोई एक मास रखा है m2, और पता चला कि m1 को मैंने कुछ डिस्प्लेस किया, किधर को? m1 वाज डिस्प्लेस्ड टू लेफ्ट बाय dx1 एंड m2 इज डिस्प्लेस्ड टू राइट बाय dx2, तभी जाके सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रह सकता है। चलो हम कहेंगे कि इट इज डिस्प्लेस्ड बाय L1, ऐसा लिखते हैं m1 इज डिस्प्लेस्ड बाय L1, m2 इज डिस्प्लेस्ड बाय L2। क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसा ही कुछ करेंगे तो सेंटर मास जहां था वहीं रहेंगे, नहीं तो सेंटर मास तो पोजीशन बदलते रहेगा। Yes, m1 इज मूव्ड बाय L1, m2 इज मूव्ड बाय L2। हमारा क्वेश्चन था लास्ट क्लास का कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, है ना? तो हम क्या कहेंगे? फॉर नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास आप जानते हो कि समेशन ऑफ mi dxi must be equal to 0, that is m1 dx1 plus m2 dx2 must be equal to 0, है कि नहीं? है ना? तो यहां पर हम क्या कहेंगे बताओ तो? व्हाट इज dx1? वेक्टर है ना, तो dx1 को क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस L1 और माइनस L1, माइनस L1। व्हाट इज dx2? L2। m2 इधर को क्या है? क्या मिला यहां से? m1 L1 नहीं माइनस L1, m1 इंटू माइनस L1, m1 इंटू माइनस L1 प्लस m2 इंटू L2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या मिला? m1 L1 इज इक्वल टू m2 L2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, है नहीं? तो एक मास m1 को इधर मूव करवाया, मान लो कि सोच लो कि ये कोई एक बैलेंस्ड सीसॉ है जिसमें कोई एक मोटा आदमी बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई दूर पे कोई पतला बैठ के डिसबैलेंस कर रहा है। मोटा अगर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा तो पतले को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा सो दैट ही विल बी एबल टू बैलेंस, है कि नहीं?
मोटे आदमी अगर गया 10 सेंटीमीटर तो हो सकता है इसको बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा। मतलब जो मास छोटा है उसका डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होना चाहिए। m1 l1 इज इक्वल टू m2 l2 होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, मोटा अगर थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है तो पतलू को ज्यादा जाना पड़ेगा। मोटा अगर थोड़ा सा सरक गया पीछे की तरफ तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको बहुत ज्यादा इधर जाना पड़ेगा। दे हैव टू डिस्प्लेस देमसेल्फ इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो याद रखना आप ये फिगर को, ठीक है। पहले आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, देखते हैं। सपोज हम कहेंगे मासेस, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो तो मासेस 2 kg, 3 kg and 5 kg are along x-axis. 2 kg was moved to right कितना by say something like 20 centimeter. 3 kg was moved to left by something like 4 centimeter, 4 क्या बहुत कम हो गया, 8 centimeter. 8 centimeter. Find what displacement must be given to 5 kg so that center of mass does not change its position. समझ में आ रहा है? Center of mass does not change its position. Sir, 16 centimeter in left. Sir, 12 centimeter in left. चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है मास है 2 kg, 3 kg and 5 kg. m1 is 2 kg, m2 is 3 kg, m3 is 5 kg, dx1 is to right. राइट को कितना दिया? डिस्प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर, मूव टू राइट बाय 20 सेंटीमीटर। राइट को गया तो लिखेंगे +20। dx2 इज टू लेफ्ट गया है सो -8 सेंटीमीटर, और dx3 वही तो पता करना है। एज सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? ये m1 dx1 प्लस, देखता हूं, m2 dx2 प्लस m3 dx3 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू -8 प्लस 5 इंटू dx3 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से dx3 का वैल्यू क्या मिल रहा है? 40 -24 हो गया, 16/5 इज 3.2 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आंसर आया कि नेगेटिव है? नेगेटिव आंसर आया। dx3 3.2, मतलब वो जो 5 kg उसको किधर शिफ्ट करना है? टू लेफ्ट बाय 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ सो 5 kg इज टू बी डिस्प्लेस्ड बाय 3.2 सेंटीमीटर टू लेफ्ट। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, बढ़िया। चलिए तो देखते हैं, क्या हम सिमिलर क्वेश्चन देंगे तो आप फिगर में समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास निकालना समझ में आ गया। Two persons of masses 60 kg and
100 kg are standing at certain distance from each other. One goes, और फर्स्ट वन कौन सा, पहला वाला, फर्स्ट पर्सन, टू पर्सन ए एंड बी लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा। नाम उनका माँ बाप नहीं रखे थे, हम लोग रख देते हैं। क्या है नाम? ए एंड बी। ए एंड बी of masses 60 kg and 100 kg are standing at certain distance from each other. A moves 3 meter towards B. Bit number 1. What is displacement of center of mass of system of 2 persons? ये 2 आदमी वाला सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिट नंबर 2, व्हाट इज by what distance B must move towards A such that center of mass does not change. समझ में आया क्या? यस सर। पहले एक आदमी गया तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि ठीक ठाक लग रहा है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है ना? यस जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा कंटेंट भी कम हो जाएगा मटेरियल में। ये था हमारा क्वेश्चन। अब जानते हो वो चाहिए, तो यही बनेगा तुम्हारा बेस, फाउंडेशन फॉर न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ के साथ इसका क्या लिंक है अब देखोगे जब पढ़ाएंगे, कितना मजेदार है। तब समझ में आएगा कि न्यूटन क्यों महान है अपनी लॉ से। है कोई चीज़ रखा है, जब तक धक्का नहीं देंगे नहीं चलता है, जो हर कोई जानता है जो कभी स्कूल नहीं गया है। घर में अगर KG1 का कोई बच्चा होगा तो पूछोगे इसको रखे हो, धक्का नहीं दोगे तो चलेगा? बोले नहीं चलेगा। अरे तू तो न्यूटन जैसे महान है, क्योंकि न्यूटन भी बोले थे ऐसा नहीं है ही नहीं। ठीक है, इतना सिंपल चीज बना के कोई अगर महान हो जाता, मैं तो बोलता अपने नाम में कितने सारे लॉ निकाल देते। नहीं, अपने ऊपर पानी डालो तो ठंडा लगता है, बाबूराम्स लॉ पार्ट 1। नहीं, हंसते वक्त हमारा दांत निकल आता है, बाबूराम सेकेंड लॉ। ऐसा लॉ बनाते हैं क्या? नहीं, हम वही समझ के बैठे। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो चलिए आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन तो आंसर आप लोग बता ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आदमी खड़े हैं, एक है 60 kg वाला और दूसरा है थोड़ा मोटू। ये 60 kg वाला है और ये 100 kg वाला है। बोला है कि कहाँ, कहीं, कितने दूर पे खड़े हैं कोई जानकारी नहीं है, लेकिन खड़े हैं दोनों। अब क्या हुआ कि 60 kg वाला गया इधर को 3 मीटर। बिट नंबर 1, the change in position of displacement of center of mass is m1 dx1 plus m2 dx2 by m1 plus m2. Everyone online will give me the answer now. m1 इसको लेते हैं तो हो गया 60 kg। कोई बताएगा dx1 कितना है? 3। ये m2 कितना है? 100 kg। उसका dx2 कितना है? वो तो खड़ा था, देख रहा था, 0 divided by m1 plus m2, 60 plus 100. Is it not coming out to be 180 by 160 is 18 by 16? Oh, 180 नहीं, 1800 by नहीं, ये आ गया 180, right? 180 by 160. तो is it not coming out to be 9 by 8 मीटर?
9/8 मीटर। ये सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बोला टू ये 100 kg को कितना आना चाहिए कि सेंटर मास जहां था वही रहेगा। 100 kg को किधर आना चाहिए, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ये जैसे जाएगा वो उल्टा जाएगा तभी ना सेंटर मास, क्योंकि सेंटर मास अभी इधर भाग रहा है ना। यस सर। तो ये अगर इधर आ जाएगा तो फिर सेंटर मास वापस आ जाएगा नहीं। हाँ, तो हम कहेंगे बीट नंबर 2 फॉर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ। 180 सेंटीमीटर। हाँ, देखते हैं नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप कहोगे m1 dx1 प्लस m2 dx2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हुआ क्या है, हुआ यूं है कि ये तो ऑलरेडी गया था इधर को 3 मीटर, और ये जो आदमी यहाँ खड़ा होकर देख रहा था इसको इधर आना है। सपोज ये डिस्टेंस l का वैल्यू निकालना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे m1 dx1 मतलब 3 इंटू 3 कहाँ, ये m1 था 60 की 60 इंटू 3 प्लस 100 इंटू क्या लिखेंगे माइनस l शुड बी इक्वल टू 0। l हो गया 1.8 मीटर और 180 सेंटीमीटर। Yes, sir. So the मोटा आदमी has to move to left by a distance towards A by a distance 1.8 मीटर और 180 सेंटीमीटर। बढ़िया से समझ में आ रहा है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और कहाँ जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। धीरे 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 चढ़ना है, हौले हौले चढ़ना है। चलो हम लोग देख लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो देखना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भाग रहा है तो उसका वेलोसिटी भी होगा, है कि नहीं। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। velocity of center of mass, ठीक है। अब कोई एक सिस्टम में ये m1 m2 m3 m4 ऐसे पड़े थे, उनका सेंटर मास कहाँ था। ये जो m1 ये कुछ इधर गया बाय ये डिस्टेंस dx1, ये गया इधर बाय ये डिस्टेंस dx2, ये गया इधर बाय ये डिस्टेंस dx3, और कब कितनी समय में गया, सपोज dt सेकंड में, ये भी dt सेकंड में, ये भी dt सेकंड में। ये तीनों मास यहाँ से आके यहाँ पर पहुंचे। कौन तीनों मास, ये तीनों मास यहाँ से आके यहाँ पर पहुंचे। एक यहाँ पे आया और दूसरा कुछ यहाँ पे आया और तीसरा कुछ यहाँ पे आया। देव चेंज देयर पोजीशन। तो अब आपको कहा जाएगा व्हाट इज dx डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कहोगे, इट इज m1 dx1 m2, अभी तो फॉर्मूला हम जानते हैं, m2 dx2 प्लस m3 dx3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट एवरीवन नोज, है कि नहीं। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा इसको इधर रखें, हाँ, प्लस m3 dx3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, है कि ये हमको मालूम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास कितने समय में हुआ, ये dt सेकंड में गया, ये भी dt सेकंड में गया, उतने ही समय में, इन dt सेकंड्स। तो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है कितने समय में, dt सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कैसे निकालेंगे, dx बाई dt। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई dt। मतलब इसमें dt डिवाइड करना है। तो इसमें हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, ये नीचे वाला टर्म को हम लिख देते हैं समेशन ऑफ mi, यही तो था, ये है कि नहीं। ऊपर वाला टर्म में जो है उसमें dt हर जगह डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा m1 dx1 बाई dt। समझ में आ रहा है। न्यूमरेटर में dt डिवाइड करें तो हर जगह डिवाइड हो जाएगा, है ना। प्लस m2 dx2 बाई dt प्लस m3 dx3 बाई dt एंड सो ऑन। क्या मिल रहा है देखो तो। अगर ये dx1 डिस्टेंस गया है dt सेकंड में, तो उसका वेलोसिटी क्या था, v1 व्हिच इज dx1 बाई dt। अगर इसका वेलोसिटी v2 है तो v2 क्या है, ये dx2 जाता है dt सेकंड में, तो v2 हो जाएगा dx2 बाई dt।
यस सर। V3 हो जाएगा dx3 by dt। तो dx1 by dt की जगह क्या लिखेंगे? V1। इसके जगह V2, इसके जगह V3। तो हम कहेंगे it is m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so on divided by m1 plus m2 plus m3। निकालना कितना आसान है। Velocity of center of mass, displacement of center of mass is m1 dx1, m2 dx2, m3 dx3 by m1 plus m2 plus m3। Velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 by m1 plus m2 plus m3 and so on। आया? यस सर। तो हम कहेंगे क्या कंक्लूजन मिला हमें? मिला कि if individual masses of masses m1, m2, etc. move with velocities v1, v2, etc. respectively। ध्यान रहे, they are all vectors। Then velocity of center of mass is v of center of mass is given by summation of mi vi by summation of mi। एक्सपांड करके लिखो तो m1 v1 m2 v2 m3 v3 सारे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। तो when in a system the masses are all moving, the center of mass is also moving। कोई जरूरी नहीं है, जीरो भी हो सकता है। अगर ऐसा मूव कर रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, नहीं तो ऐसा मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो मिलेगा। जो भी मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम पूछें कि ये क्वेश्चन है, in each of following cases find velocity of center of mass। पहला केस दिया है, यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास है जो इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर कोई एक 8 kg का मास है जो इधर जा रहा है समथिंग लाइक 3 मीटर पर सेकेंड में। क्या आप बता सकते हो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला है m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। समझ में आया? यस सर। ये जो m1 v1 है, अगर ले लेंगे 2, वेलोसिटी क्या है 4, और m2 है 8, वेलोसिटी क्या है 3 बाई 2 प्लस 8 कितना है 24 प्लस 16 इज 40 बाई 8 इज 4 मीटर पर सेकेंड। द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये बात है। अगर ये मास इधर जाने की बजाय उल्टा आता रहता तो 3 की जगह क्या लिखते? -3, काम निकल जाता। ठीक है ना? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमें समझ में आ गया। आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बहुत टाइम है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल 2 आ रहा है। 2.2 आ रहा है, 3.2। 24 और ये 16, Yes, sir, 16 कैसे? 3.4। फिर 8 होगा ना? ये 8 है। चलो कितना हो गया? Yes. 3.2। अरे अब तो गलत वायरल हो जाता, लोग बोलते क्या क्या कर रहे हैं देखो। तो ये आ गया 3.2 मीटर पर सेकेंड। यस। थोड़ा सा पानी पी लेते। ओह इतना कम है, कंकड़ डालो, पानी ऊपर आएगा, पी लो। आजकल की कौवा होता तो वो मटकी में कंकड़ डाल के पीता, बड़ा स्मार्ट होता है, स्ट्रॉ लगा के पी जाते है कि नहीं? तो ये 3.2 मीटर पर सेकेंड हुआ। यस। आया समझ में?
तो कोई अगर सिस्टम में 2 की जगह 4 मास होते इधर उधर मूव कर रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं। और मैं देखो सारा जो क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ वो सारे इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं, हो सकता है इधर भी तो जा रहे हैं। इन दैट केस यू हैव टू टेक वेलोसिटी जे वेक्टर। ऐसे जाने से हम लोग आई कैप लिखते हैं, ऐसे जाएगा तो जे कैप लिखेंगे। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, आई कैप जे कैप हम लिख सकते हैं। मान लो m1 का वेलोसिटी दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, m2 का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली वैल्यू डालो, आई कैप जे कैप करके सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। समझ में आ रहा है? डोंट थिंक इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन। समझ में आया? अच्छा, मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बस फंडामेंटल समझ गए तो कुछ भी होने से कर लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो हमें समझ में आ गया। ये अब मुझे निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एसीएम वेक्टर है, थोड़ा गेसिंग से काम कर लेंगे आप लोग, मेरे हिसाब से बता दोगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था? समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वैसे क्या होना चाहिए? समेशन ऑफ mi ai। सेम तरीके से हम समझा सकते हैं समेशन ऑफ mi, है ना। जैसे मान लो कि वो रेस्ट में था, t सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी v हो गया, v1 हो गया, इसका v2 हो गया, उसका v3 हो गया। v1 by t इज द एक्सीलरेशन, नहीं, v2 by t इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल। क्या बात समझ में आ रहा है? वैसे ही एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया समेशन ऑफ mi ai by समेशन ऑफ mi। लेकिन ये बड़ा खतरनाक चीज है, इसके बारे में थोड़ा समझना है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या फिर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा। रेस्ट से मोशन में आया तो उसके पास एक्सीलरेशन होना जरूरी है, और एक मोशन से दूसरे मोशन में गया तभी उसके पास एक्सीलरेशन होना जरूरी है। मतलब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के हम सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हैं। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगा। मतलब रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, जिस मोशन में था उस मोशन में रहेगा। दोनों को जोड़ के एक बना सकते हैं ना। तो वो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे अभी क्या है। चलो इस चीज को थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस का मतलब क्या है, हाउ यू रिप्रेजेंट द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए केस लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं। अब ये इसके साथ किसी एक स्प्रिंग में लगा हुआ है, और ये इसके साथ किसी एक दूसरे स्प्रिंग से लगा हुआ है, ये इसके साथ किसी एक तीसरे स्प्रिंग में लगा हुआ है। सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, और ये मासेस क्या है, M1, M2, M3। और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, कॉल इट एन एक्सटर्नल फोर्स FEXT। जैसे धक्का लगा दिया इसको, ये धक्का दोगे तो ये भी खींचा जाएगा, ये भी खींचा जाएगा, सब खींचे जाएंगे एक दूसरे के साथ। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सम इंटरनल फोर्सेस। अगर इस पूरे को हम सिस्टम मान लेंगे तो स्प्रिंग फोर्सेस आर इंटरनल फोर्सेस। पहले मैं बता चुका हूँ व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स। कोई सिस्टम की बाउंड्री के बाहर से कोई फोर्स आएगा, एक्सटर्नल फोर्स, बाउंड्री के अंदर तो इंटरनल फोर्स। ये जो है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये इसकी बाउंड्री के बाहर से आ रहा है। जब मैं इसको धक्का दे दिया, इसको ऐसे धक्का दूंगा तो इसको भी खींचेगा, इसको खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचा जाएगा, सब मूव करने लगेंगे। ऑल द थ्री विल मूव, नॉट दैट ओनली दिस वन विल मूव। और क्यों मूव करेंगे? क्योंकि एक दूसरे को खींच रहे हैं। चलो मानते हैं कि जो फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, ये स्प्रिंग इसको सपोज खींच रहा है विथ ए फोर्स, से कॉल इट F1 वेक्टर। ठीक है। तो देखो कोई स्प्रिंग को जब हम दोनों तरफ से खींचते हैं, एक स्प्रिंग को पकड़ के दोनों तरफ से खींचे, ये मेरा कौन से हाथ को जोर से खींचेगा? दोनों हाथ को बराबर खींचेगा। ये हाथ को इधर खींचेगा तो ये हाथ को इधर खींचेगा।
मतलब यही स्प्रिंग इसको अगर F1 फोर्स में खींच रहा है तो यही स्प्रिंग इसको इधर खींच रहा होगा, क्या फोर्स में? व्हाट विल बी दिस फोर्स देन? माइनस F1। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और यही स्प्रिंग अगर इसको खींच रहा है विथ ए फोर्स F2 तो ये इसको खींचेगा विथ ए फोर्स माइनस F2। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑनलाइन वाले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या करें? मुंह में बम थमा के बैठे हैं, बम करेंगे। ओए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग म्यूट करके क्यों बैठे हो? हाँ, तो थोड़ा जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, कोई किसी को लिख दिया यू आर लुकिंग वेरी क्यूट, और वो अनपढ़ था, वो क्यूट को पढ़ लिया कुत्ते। समझ में आ रहा है? अरे मेरे को कुत्ते लिखा है, तुमसे बात नहीं करेंगे आज तक, आज के बाद। वही अनपढ़ अगर म्यूट को पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? सोच लो तुम लोग क्या कर रहे हो उधर, हैं? अच्छा, अगर ये स्प्रिंग इसको खींचेगा F3 फोर्स में तो ये इसको खींचेगा क्या फोर्स में? माइनस F2। अब ये जो सारा फोर्स सबके ऊपर आया, इसका भी कुछ एक्सीलरेशन होगा, इसका भी कुछ एक्सीलरेशन होगा, इसका भी कुछ एक्सीलरेशन होगा। न्यूटन तो पढ़े नहीं लेकिन मालूम है थोड़ा थोड़ा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई बॉडी के ऊपर 3-4 फोर्स आ रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है कि नहीं? अब अगर मुझे पूछा गया व्हाट इज M1 A1, दैट इज द नेट फोर्स ऑन M1, है कि नहीं? M1 के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है देखो तो। एक तो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, और क्या आ रहा है? एक F1 आ रहा है, और क्या आ रहा है? एक माइनस F2 आ रहा है ना? सिमिलरली क्या M2 A2 क्या है बता सकते हो? M2 A2, ये M2 है, इसके ऊपर जो नेट फोर्स आ रहा है वो क्या है? एक F3 है, एक माइनस F1 है। इज नॉट इट? यू सेड इज माइनस F1 प्लस F3। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? बहुत एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, इसी से न्यूटन लॉ खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बाद में क्या हो रहा है। देखो M3 A3 क्या है? M3 A3, इसका भी कुछ एक्सीलरेशन होगा, F2 एंड माइनस F3। ये F2 भी तो वेक्टर है, तो आप कहेंगे इट इज F2 माइनस F3। और व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? Acceleration of center of mass is equal to M1 A1, थोड़ा नीचे, प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, है कि नहीं? नीचे क्या लिखेंगे? M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास? ये जो सिस्टम है, ये तीनों का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, जो जरूरी नहीं कि इनके अंदर होगा, कहीं बाहर भी हो सकता है, नहीं कहीं भी हो सकता है। जो हैवी मास होगा उसके पास होगा, मान लो ये 2 kg है, 3 kg है, 50 kg, तो इसके आसपास होगा नहीं, तो सेंटर ऑफ मास क्या एक्सीलरेशन में जाने लगेगा बाय फॉर्मूला दिस। लेकिन सबके वैल्यू डालो तो थोड़ा देखो तो क्या आ रहा है। मैं आई वांट टू टेक इट टू द अदर पेज एंड सी व्हाट इज कमिंग आउट। आप लोग M1 A1 M2 A2 सबका वैल्यू डालो और देखो क्या आ रहा है। दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यू विल बी गेटिंग हियर, और इसी से मैं आपको न्यूटन लॉ समझाने की कोशिश करूंगा। M1 A1 क्या था? M1 A1 क्या था? M1 A1 वाज दिस एक्सटर्नल फोर्स प्लस F1 माइनस F2। इट वाज एक्सटर्नल फोर्स माइनस F1 प्लस F2, ऐसा था क्या? हाँ वही तो था, नहीं उल्टा हो गया, प्लस F1 माइनस F2। अच्छा फिर बोलो M2 A2 क्या था? बोलो तो M2 A2 क्या था? F3 minus F1. F3 माइनस F1। M3 A3 क्या था? F2 minus F3. F2 माइनस F3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस F2 प्लस M3। देखो तो ये क्या दे रहा है आपको? M1 प्लस M2 प्लस M3। थोड़ा ध्यान से देखो तो ये प्लस F1 माइनस F1 एक दूसरे को खा गए,
प्लस F1 माइनस F1 एक दूसरे को खा गए, प्लस F2 एंड माइनस F2 एक दूसरे को खा गए, माइनस F3 प्लस F3 एक दूसरे को खा गए। बच क्या गया? बचा सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। मतलब ये सिस्टम पे सारे स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, किसी भी एक ब्लॉक को धक्का मार देते तब भी सब कोई चलने की कोशिश करते, लेकिन सेंटर ऑफ मास चलता क्या? नहीं। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, चाहे बॉडीज मूव कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग? मान लो कि दो ब्लॉक को किसी एक स्प्रिंग से जोड़ दिए, सोचो समझो और फील करने की कोशिश करो। दोनों को खींच लिए, अब छोड़ देंगे, दोनों ऐसे ऐसे होने लगेंगे, तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स होता तभी एक्सीलरेशन होता, क्योंकि एक्सीलरेशन इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय नेट मास। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा बॉडी में भी मूविंग बट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। दैट इज व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। सेंटर मास जैसे हम पकड़ के खींच के रखे दोनों ब्लॉक, तो सेंटर मास रेस्ट में है ना, पकड़ के रखे, अब छोड़ दिए तो दोनों चलने लगे। कोई एक्सटर्नल फोर्स आया क्या? नहीं। सेंटर नहीं आया तो सेंटर मास जहां था वही पड़ा रहेगा। ये लोग डांस करते रहेंगे उल्टे पुल्टे, दो की जगह 5 मास को जोड़ दो, स्प्रिंग से छोड़ दो, सब इधर उधर होते रहेंगे बट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। थिंक, कैन यू गिव एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द यूनिवर्सल पार्टिकल्स? यूनिवर्स में जितने पार्टिकल, यूनिवर्स से बाहर से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑन द यूनिवर्स कैन यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स? भाई यूनिवर्स से बाहर कोई होगा तभी ना देगा, पूरा तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स के बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे सकता, लेकिन यूनिवर्स के अंदर इतने सारे मूविंग पार्टिकल्स हैं। अर्थ मूव कर रहा है, मून मूव कर रहा है, बोल रहे हैं कि हमारा वो मिल्की वे मूव कर रहा है, सब कुछ मूव कर रहा है, लेकिन पूरा यूनिवर्स का सेंटर ऑफ मास मस्ट बी एट रेस्ट, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है। कोई इधर भाग रहा है तो उसके बगल में कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा तो कोई इधर भाग रहा होगा, सेंटर ऑफ मास बैलेंस होकर रहेगा। ये पेन रेस्ट में है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन पेन का सेंटर मास मूव कर रहा है क्या? नहीं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा। सारे इलेक्ट्रॉन का अगर वेलोसिटी निकालेंगे और जोड़ देंगे, m1 v1 m2 v2 m3 v3 करके निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या निकलेगा? 0। समझ में आ रहा है? ये है इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको हम लोग देखेंगे आगे। अभी तो थोड़ा ट्रेलर दिखा रहे। क्या समझ में आया आपको? The acceleration of center of mass can be found in two different ways. One is summation of mi ai by summation of mi. Yes, sir. दूसरा इज नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय नेट मास। समझ में आया? Yes, sir. ये है। तो क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस कैन बी फाउंड इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले से आता है। पहला फॉर्मूला हुआ समेशन ऑफ एमआई एआई बाय समेशन ऑफ एमआई। दूसरा फॉर्मूला हुआ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम बाय समेशन ऑफ एमआई टोटल मास। ठीक है? Yes, sir. वेरीफाई करके देखना चाहेंगे? कोई एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, कोई एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। हमारे पास 15 मिनट टाइम है। अब आपको पूछेंगे दो मासेस मूव करें, बताओ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास, तो आप निकाल दोगे m1 m1 m2 या फिर नेट फोर्स लगा के। नहीं, सपोज मैं आपको एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन देता हूं जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है, शायद भूल गए होंगे, क्या मालूम। देखते हैं। यहाँ पर कोई एक मास है, से मान लो कि 4 kg का, और यहाँ पर कोई एक दूसरा मास है, चलो मानते हैं कि ये 6 kg का, और ये सिस्टम यहाँ से जुड़ा हुआ है। यू कंसिडर दिस एज द सिस्टम ऑफ मासेस। अब ये नीचे भागेगा तो ये ऊपर भागेगा, दोनों आप भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, Yes, sir. तो सेंटर मास भी भागेगा। हमें निकालना है व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स। ठीक है?
Yes, sir. तो ऐसा एक सिस्टम को हम एटूड्स मशीन कहते हैं। आप लोगों को जानकारी होगा थोड़ा बहुत, नहीं? क्या आपको याद है कि इसमें एटूड्स मशीन में क्या होता था? एक्सीलरेशन एंड क्या होता था? टेंशन इन द थ्रेड। हाँ सर, जानते थे लेकिन आज तक भूल गए, है कि नहीं? याद था। आजकल बच्चे नहीं बोलते हैं याद, भूल गए, वो बोलते हैं याद था, मतलब पहले था अभी नहीं है, नहीं? याद है? अच्छा, तो बताओ, जो जानकारी आपके पास है उसके हिसाब से आप जानते हो कि ये ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन ए में और ये नीचे आएगा एक्सीलरेशन ए में, दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर होगा, और ए का वैल्यू क्या होगा बताओ? 6 - 4। ऑनलाइन वाले चुप है। 6 + 4 इंटू जी, 2/10 कैंसिल हो गया, तो इज इट नॉट कमिंग आउट टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? Yes, sir. एंड व्हाट वाज द टेंशन इन द थ्रेड? 2m1 m2 by m1 plus m2 इंटू जी, तो जी फिर से इसको खा गया, क्या मिला? 48। ये जानकारी हमारे पास है, देखो उसको भी मालूम है। हाँ क्या आया समझ में? Yes, sir. अभी मुझे निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ mi ai बाय समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ mi। दूसरा फॉर्मूला क्या है? नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, है कि नहीं? दोनों तरीके से करके देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट मेथड, m1 को लेते हैं 4 kg और उसका जो ये a है, एक्सीलरेशन कैसा है? a1, ये ऊपर की तरफ है, चलो पॉजिटिव ले लेते हैं, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m2 को लेते हैं 6 kg और उसका a2 क्या है? उसका नीचे की तरफ 2, तो लिखेंगे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया क्या? तो क्या बता सकते हो व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूजिंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ mi ai होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi? कितना आया? 4 × 2 8, 6 × -2 इज -12, 8 - 12 इज -4 by 10 इज -0.4। कैलकुलेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ दिया। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब किधर को है? 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। मैं लिखा नहीं, वैल्यू डालने से आप लोग कर लोगे ना? समय बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आया? तो पहला मेथड से यूजिंग द फॉर्मूला, थोड़ा जगह भी था यहाँ पे, चाहे तो हम लोग लिख सकते थे, थोड़ा सा लिख देते हैं, हो सकते हैं कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। थोड़ा इधर इधर इसको छोटा करो, ये फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से, तो इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये इसको उठा के यहाँ पे, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, क्या ये -0.4 सबको समझ में आया? किसी को चाहिए कैसे हुआ? यस। दूसरा मेथड क्या था? सेकंड मेथड। तो ये -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ, मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर को? डाउन। अब सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या था? आप कहोगे कि आपका जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था वो नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, है कि नहीं? अब देखो, तो ये जो पुली वाला सिस्टम हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला सिस्टम में हुआ क्या है? क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है? थोड़ा इसको कॉपी करके दूसरे पेज में लेते हैं और देखते हैं। यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कमिंग आउट। और हम लोग देख चुके थे कि इस केस में जो टेंशन थे कितने थे? 48 न्यूटन का। हाँ, तो हम कहेंगे यहाँ पर अब एक्सीलरेशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मालूम है कि यहाँ पर 48 न्यूटन का टेंशन है, यहाँ पर भी टेंशन है। हम बात करें किसका? ये जो आपका सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स है, ये सिस्टम के ऊपर क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है? इनके बाहर से जो फोर्स आ रहा है, बाहर से क्या क्या फोर्स आ रहा है? देखो तो बाहर से एक टेंशन ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रहा है, ये सारा एक्सटर्नल फोर्स है। हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस? T, 4G एंड 6G, 4 एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स देखो तो नीचे की तरफ है 4G प्लस 6G, ऊपर की तरफ माइनस कर देते हैं, T एंड T, इट इज 10G 100
माइनस टी कितना था, टी वाज 48 न्यूटन था ना। Yes, sir. Yes. 2t मतलब 96, तो कितना हो गया 4 न्यूटन। किधर को, डाउनवर्ड, क्योंकि ये बड़ा है। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स इज 4 न्यूटन। व्हाट इज द टोटल मास, समेशन ऑफ एमआई कितना है 6 + 4 दैट इज 10 kg। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास इज नॉट इट 4/10 is coming out to be 0.4। है ना कितना इंटरेस्टिंग। चाहे तो आप M1 A1 M2 A2 करके निकालो, या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास करो, आपको चीजें तो वही मिलने वाले हैं। कैसे चीजें कोरिलेट हो रहे हैं देख रहे हो, Yes, sir. ये चीज है। ये बीच वाली कड़ी जो सेंटर ऑफ मास, उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में पढ़ाते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर में होता है, खत्म है कि नहीं। जबकि हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर कितने सारे रिसर्च कर गए, और ये पढ़ के आप लोग वो कन्वेंशनल पढ़ने वालों से काफी आगे निकल गए कि नहीं निकल गए। उन्होंने सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं, जबकि आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में इतने सारे जानकारी है। अब इस जानकारी के साथ जब हम न्यूटन लॉ को समझेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। समझ में आया, Yes, sir. बस इसको याद रखो, फिर लेके मजे लेंगे हम लोग अगले क्लास। विश यू ऑल हैप्पी दीपावली। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Jai Hind. जय हिंद सर।